नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर सेट में अक्सर पूछता है। मतलब आपके किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब जाके ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, डेरिवेशन के साथ साथ इसी के टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चिपका के पूछ देता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक स्टेप को समझते चलिएगा। जो जरूरत हो, जितनी जरूरत हो वो आप लिखते भी रहिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की ध्यान देना, इसमें कई पॉइंट है। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तीव्रता कैसे निकलती है, अब देखिए। मान लीजिए किसी बिंदु पर कोई आवेश है और यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण जो तीव्रता का सूत्र होता है वो आपका होता है कि Q/r², ठीक है। आप इस डेरिवेशन को पिछले वीडियोज में पढ़ चुके होंगे, ऐसा उम्मीद है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर एक बार पढ़ लीजिए, तभी ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक। और एक चीज़ और, +Q आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो आपकी बाहर की तरफ होती है और -Q आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो बच्चों अंदर की तरफ होती है। ये 2-3 पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मतलब समझिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, -Q +Q। वैद्युत द्विध्रुव आपका AB है, ठीक है, क्लियर। इसका मध्य बिंदु बच्चों क्या है, O है। कह रहा है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति मीन्स द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा होती है ना, द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा को उसकी निरक्षीय रेखा कहते हैं। लंबार्धक क्या होता है, मीन्स द्विध्रुव का आधा भी होगा और उस पर क्या होगा, लंब भी होगा। उस रेखा को हम द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा कहते हैं और द्विध्रुव की जो लंबार्धक रेखा है वही उसकी निरक्षीय रेखा कहलाती है। क्लियर, आप ध्यान दीजिए। तो द्विध्रुव का ये लंबार्धक रेखा है, ध्यान देना मेरी बात पे। ये आपका क्या हो गया, लंबार्धक रेखा हो गया। मैं किसी बिंदु पर, मान लीजिए लंबार्धक रेखा पर कोई बिंदु क्या है, P है। और एक बात और आप ध्यान रखना, ये जो बिंदु है ना द्विध्रुव से है ना, द्विध्रुव से कुछ दूरी पर है। तो द्विध्रुव से किसी भी बिंदु तक की दूरी जो हम नापते हैं तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है मान लीजिए O, तो यहाँ से मान लीजिए कि इसकी निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, P है और इसी बिंदु पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता कैसे निकलती है, किसी आवेश के कारण कुछ दूरी पर स्थित बिंदु होता है, वहां हम तीव्रता निकालते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में बच्चों 2 आवेश हैं, एक है -Q और एक है +Q। इन दोनों आवेशों के कारण अलग अलग हम तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद हमारी परिणामी तीव्रता निकलेगी। कैसे, देखिए। तो +Q के कारण जो यहाँ पे तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी जो दिशा होगी बच्चों बाहर की तरफ होगी, E1। और -Q के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा अंदर की तरफ होगी, ये आपका होगा E2, ठीक है। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगा,
अब आपको हम बता दें, इसको थोड़ा मैं अलग बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपका बिंदु P है और प्लस Q के कारण जो तीव्रता है आपका E1 है, और माइनस Q के कारण जो आपकी तीव्रता है वो आपका क्या है, E2 है। ठीक है, तो इस पर जो परिणामी तीव्रता होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बच्चों बिंदु P पर जो E1 और E2 हैं ये दो घटकों में वियोजित हो जाएंगे। कितने घटकों में, दो घटकों में वियोजित हो जाएंगे। एक होगा क्षैतिज घटक और दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, अब देखिए E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो आपका ये है, E1 का ऊर्ध्वाधर घटक हो गया E1 साइन थीटा, और E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो आपका ये है E1 cos थीटा। E2 का ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा, और E2 का जो क्षैतिज घटक है वो आपका होगा E2 cos थीटा। अब आप यहां देख पा रहे हैं E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 साइन थीटा, और E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है E2 साइन थीटा, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। सीधा सीधा मतलब ये समझिए, यदि आपको कहीं पे ऐसा कोई सिस्टम मिलता है और ये परिमाण में बराबर है, दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, निरस्त कर देती है। क्या करती है, निरस्त कर देती है। ठीक, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा, जो यहाँ पर परिणामी तीव्रता होगा, परिणामी तीव्रता E1 व E2, तीव्रता E1 व E2 के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा, क्योंकि इनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। हम आपको ओरल बोल के समझा रहे हैं, फिर लिख के भी समझाएंगे। अगले 2-4 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, मतलब हमें परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या बोले कि क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा। क्या दिख रहा है इसमें, दोनों के जो क्षैतिज घटक हैं उनकी दिशा क्या है, एक ही तरफ है। तो बच्चों जब तीव्रता की दिशा एक ही तरफ होती है तो इनका जो परिणामी तीव्रता होता है वो आपका इन दोनों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। यदि इनकी दिशा विपरीत है, ठीक है, तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होती है वो आपका होता है E1 माइनस E2। इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि E1 व E2 के जो क्षैतिज घटक हैं दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है E1 व E2 के क्षैतिज घटकों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमें क्या निकालना है, E1 कैसे निकलेगा, प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता है, E2 माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है बच्चों ये L होती है, ये भी L होती है। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, आधार बटे कर्ण ना, ये आपका आधार है, ये कर्ण है, कर्ण का मान हमें पता नहीं है, ये लंबार्धक है ना, तो लंबार्धक है तो ये आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक, ये कर्ण है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, और प्लस Q के कारण जो यहाँ तीव्रता उत्पन्न हो रही है E1, ये कब निकलेगा, जब प्लस Q से उस बिंदु तक की दूरी पता रहेगी तब ना, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है KQ अपान R²। Q तो वह आवेश है जिसके कारण तीव्रता निकालना है, R क्या है, उस बिंदु तक की दूरी है जिस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालनी है, तो वो दूरी भी तो हमें पता होनी चाहिए, और यहाँ फिगर में आपको दूरी पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चित्र से त्रिभुज POB में
त्रिभुज POB में ये आपका कर्ण है, तो कर्ण है तो ये आपका हो जाएगा PB स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। लंब आपका है तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो PB स्क्वायर इधर चला गया तो ये आपका हो गया कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू बच्चों निकल के आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम इसकी भी वैल्यू वही होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर बात? अब हम निकालते हैं E1 का मान। E1 क्या है? प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता है। तब हम लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर KQ अपान R स्क्वायर होता है ना, E1 बराबर आपका हो जाएगा KQ अपान R स्क्वायर। इनके बीच की दूरी क्या है? अंडर द रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है और यहाँ करड़ी है तो स्क्वायर से करड़ी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं दिशा का। तो बच्चों दिशा जो होगा B से P की दिशा में होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेना आप BP दिशा में। किस दिशा में? BP दिशा में, क्योंकि दिशा भी लिखना जरूरी है। अब देखिए दूसरी बात, प्लस Q के कारण तो हो गया, अब हम लिखेंगे माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E2 बराबर KQ R स्क्वायर। इनके बीच की दूरी क्या है? अंडर द रूट R का स्क्वायर L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो E2 बराबर हो जाएगा KQ, स्क्वायर से करड़ी कैंसिल होगी तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिशा किधर होगा? तो जो माइनस Q के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा माइनस Q के ओर ही होती है, तो P से A की दिशा में होगा, तो ये होगा PA दिशा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम लिखेंगे बिंदु P पर, लिखेंगे चूंकि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 व E2 के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा। क्षैतिज घटकों के योग के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि E1 व E2 के ऊर्ध्वाधर घटक, ये बात आपको लिखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए निरस्त कर देते हैं,
तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा? E1 व E2 के क्षैतिज घटकों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो E1 का क्षैतिज घटक हो गया E1 cos थीटा और E2 का क्षैतिज घटक हो गया E2 cos थीटा। क्लियर बात? अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रख देंगे। तो E1 आपका आया है KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ दे रखा है cos थीटा और E2 का मान आया है KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों एक जैसी वैल्यू है ना, x और x दोनों एक जैसा होता है, तो x प्लस x बराबर होता है 2x। ये दोनों एक जैसी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं E बराबर 2 गुणे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। क्लियर? अब मसला फंसता है cos थीटा के मान का, तो हम लिख देंगे चित्र से cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका L हो गया और कर्ण आपका हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आधार हो गया L और अंडर द रूट हो गया R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो इसलिए E का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की जगह आप लिख देंगे L बटे अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बात क्लियर? अब आप ध्यान देना, अब इसे हम लिख सकते हैं E बराबर, अब इसको मैं देखो थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ, 2KQL का गुणा हुआ है ना एक में, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो KQ इंटू 2L। देखो 2KQL गुणा करके लिख दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, Q इंटू 2L। अब मेरी बात को ध्यान दो जरा, यहाँ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करड़ी में है, तो इसको आप लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2, क्योंकि करड़ी का मान होता है 1/2। अब आप ध्यान दो, अब मेरी बात को आप अच्छे से समझते चलना, एक एक स्टेप। E बराबर हो जाएगा, अब आप यहाँ लिख देंगे कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। आप परिभाषा पढ़े ही होंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान दो, तो यहाँ आया है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह हम P लिख सकते हैं क्या? S लिख सकते हैं। अब देखिए, तो E बराबर हो जाएगा K, Q इंटू 2L की जगह हम लिख देंगे P अपान। अब आप ध्यान दो, R स्क्वायर L स्क्वायर पे पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है ना। तो एक में इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो एक में 1/2 को जब जोड़ोगे तो आएगा 3/2। तो आप यहाँ लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 3/2 न्यूटन बटे कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो यह एक व्यंजक है,
इसके आगे भी हम बढ़ेंगे तब जाकर के फाइनल व्यंजक आएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि यदि यल का जो मान है वो r से क्या हो, बहुत छोटा हो। यल का मान r से क्या हो, बहुत छोटा हो। यही यल है, ये r है, से क्या हो, बहुत छोटा हो। तो यल स्क्वायर क्या होगा, यल स्क्वायर आपका हो जाएगा नगण्य। क्लियर है। अब देखिए तब ई बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा कि पी बटे एल स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो यहां आपका हो जाएगा आर स्क्वायर पे पावर 3/2 और ई बराबर हो जाएगा कि पी। अब देखिए घात का घात में गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ बच जाएगा आपका आर पे 3 घात। मतलब ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर बात, अच्छे से समझ में आ गया आपको है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा जबरदस्त कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, यदि आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझे होंगे तो 100% श्योर है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा भी दिक्कत रह गया हो तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, पिछले कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से क्लियर हैं तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। क्लियर। अब देखिए इसे आप यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे क्या होता है, कूलम। तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल व्यंजक। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा समझ में आया। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछ देता है 5 नंबर में, या इससे इस फार्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।